सोचिए, एक ऐसी कला जो आपको पैसा, पावर या लुक्स के बिना भी प्रभावशाली बना दे। एक ऐसी समझ जिससे लोग आपकी बात सुनना चाहें, आपको नजरअंदाज न कर सके। बिल्कुल। आज हम जिन विचारों पर गौर कर रहे हैं वो नए नहीं हैं। ये सिद्धांत दशकों से दुनिया के सबसे सफल लोगों के बीच मौजूद रहे हैं। जी। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये सिद्धांत क्या है, सवाल ये है कि ये काम क्यों करते हैं, इनके पीछे कौन सा मनोविज्ञान छिपा है। और क्या आज की इस डिजिटल दुनिया में ये अब भी उतने ही कारगर हैं? हाँ, जहाँ हर कोई अपनी बात चिल्लाकर कहना चाहता है। चलिए आज इंसानी रिश्तों की इस गहरी समझ को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कुछ टिप्स और ट्रिक्स का कलेक्शन नहीं है। नहीं, इसके मूल में इंसानी स्वभाव की एक गहरी, बहुत गहरी समझ है। ये इस बात को स्वीकार करना है कि हर इंसान सम्मान, महत्व और सराहना का भूखा है। आज की दुनिया में जहां बातचीत अक्सर स्क्रीन के जरिए होती है, जो इंसान इन बुनियादी मानवीय जरूरतों को समझ लेता है वही असल में एक गहरा कनेक्शन बना पाता है। सही बात है। ये बातचीत उसी कला को आज के संदर्भ में समझने की एक कोशिश है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी और शायद सबसे मुश्किल काम से, लोगों के साथ व्यवहार कैसे करें। जी। पहला सिद्धांत जो सोर्सेज में बार बार आता है वो है कभी भी किसी की आलोचना, निंदा या शिकायत न करें। अब ये सुनने में तो बहुत आदर्शवादी लगता है, पर क्या ये वाकई प्रैक्टिकल है? हाँ, ये सवाल बहुत उठता है। आज के वर्क कल्चर में तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक और क्रिटिसिज्म को ग्रोथ के लिए जरूरी माना जाता है। तो फिर ये सिद्धांत कैसे लागू होता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब मनोविज्ञान में छिपा है। जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो हम असल में उसके काम पर नहीं बल्कि उसके अहंकार यानी ईगो पर सीधा हमला करते हैं। अच्छा। और कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो, मन ही मन खुद को सही मानता है। सही बात है। जैसे ही उसके अहंकार पर हमला होता है, उसका दिमाग सीखने या समझने के बजाय डिफेंस मोड में चला जाता है। वो बस खुद को बचाने लगता है। बिल्कुल। वो आपकी बात सुनने के बजाय खुद को सही साबित करने के बहाने ढूंढने लगता है। और नतीजा? कुछ नहीं, बात भी कही और कोई सुधार भी नहीं हुआ। हाँ, उल्टा रिश्ते में कड़वाहट आ गई। मतलब ये कि तरीका ज्यादा मायने रखता है, इरादे से भी ज्यादा। जैसे सोर्स में एक पिता की कहानी है जिसने अपने बेटे को सिर्फ इतना कहा, तुम किसी काम के नहीं हो, और उस बच्चे के अंदर का आत्मविश्वास हमेशा के लिए टूट गया। हाँ, तो अगर हमें किसी को उसकी गलती बतानी ही पड़े तो इसका सही तरीका क्या हो सकता है? मतलब तुम हमेशा लेट आते हो कहने के बजाय हम क्या कह सकते हैं? यहीं पर बात कहने का सलीका काम आता है। तुम हमेशा लेट हो एक सीधा आरोप है, एक इल्जाम जैसा। जी। ये सामने वाले को कटघरे में खड़ा कर देता है। इसकी जगह अगर कहा जाए, जब हम समय पर मीटिंग शुरू कर पाते हैं तो हम सब मिलकर ज्यादा बेहतर काम कर पाते हैं। तो आपने अपनी बात भी कह दी और हमला भी नहीं किया। एग्जैक्टली। आपने समस्या पर फोकस किया, व्यक्ति पर नहीं। यही कंस्ट्रक्टिव फीडबैक और आलोचना के बीच का महीन फर्क है। एक आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है और दूसरा दीवार खड़ी कर देता है। बिल्कुल, ये बात तो है। और यहीं से दूसरा सिद्धांत निकलता है जो आलोचना के ठीक विपरीत है। सच्ची और ईमानदारी से तारीफ करें। सोर्स कहता है कि इंसान को खाने और नींद की तरह ही सराहना की भी भूख होती है। लेकिन यहाँ एक मुश्किल है, चापलूसी। हाँ, सच्ची तारीफ और चापलूसी में बहुत बारीक सा फर्क होता है। लोग पहचान भी जाते हैं। तो हम कैसे सुनिश्चित करें कि हमारी तारीफ असरदार हो? इसका एक ही नियम है, तारीफ को विशिष्ट यानी स्पेसिफिक बनाएं। स्पेसिफिक? हाँ, गुड जॉब या बहुत अच्छा काम किया जैसी सामान्य तारीफ खोखली लगती है। सान ग्राफ्स में समझाया कि सब कुछ एक बार में क्लियर हो गया तो ये तारीफ सच्ची लगती है, ये दिखाती है कि आपने सच में ध्यान दिया है। जी। चापलूसी स्वार्थी होती है, हम कुछ पाने के लिए करते हैं। सच्ची सराहना निस्वार्थ होती है, हम कुछ देने के लिए करते हैं, और वो है सम्मान। और तीसरा सिद्धांत जो मुझे हमेशा सोचने पे मजबूर करता है वो है दूसरे व्यक्ति में उस काम को करने की तीव्र इच्छा जगाना। मतलब लोगों से वो करवाना जो आप चाहते हैं, पर इस तरह कि वो खुद भी वही करना चाहें। ये सुनने में थोड़ा मैनिपुलेशन जैसा नहीं लगता? पहली नजर में लग सकता है, लेकिन ये मैनिपुलेशन नहीं बल्कि सहानुभूति है। सहानुभूति कैसे? इसका मूल मंत्र है हमेशा दूसरे व्यक्ति के नजरिए से सोचना, ये समझना कि उन्हें क्या चाहिए, उनकी क्या जरूरतें हैं। अच्छा। सब्जियां खाओ, ये सेहत के लिए अच्छी हैं, शायद काम ना करे। हाँ, बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन अगर आप कहें ये सब्जियां खाओगे तो तुम अपने पसंदीदा सुपर हीरो जितने स्ट्रांग बन जाओगे,
तो आपने अपनी इच्छा को उसकी इच्छा से जोड़ दिया। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये प्रेरणा है। बिल्कुल। तो व्यवहार की ये नींव है। आलोचना से बचें, सच्ची सराहना करें और लोगों की जरूरतों को समझें। जी। लेकिन सिर्फ इतना करना टकराव टालने के लिए काफी हो सकता है, पर किसी को अपना दोस्त बनाने के लिए या किसी का दिल जीतने के लिए बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। और अब हम उसी हिस्से पर आते हैं कि लोग हमें जेन्युइनली पसंद कैसे करने लगे। हाँ, और यहाँ पहला और सबसे शक्तिशाली नियम है दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लेना। दिलचस्पी लेना। हम अक्सर सोचते हैं कि एक अच्छा कॉन्वर्सेशनलिस्ट वो होता है जो बहुत मजेदार बातें करता है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। तो क्या है सच्चाई? सबसे अच्छा बात करने वाला वो होता है जो सबसे अच्छा सुनता है, जो सामने वाले को बोलने का मौका देता है। ये इतना शक्तिशाली क्यों है? आज की दुनिया में जहाँ हर कोई अपनी कहानी सुनाना चाहता है, अपनी राय देना चाहता है, वहाँ सिर्फ सुनना इतना असरदार कैसे हो सकता है? क्योंकि जब आप किसी की बात पूरे ध्यान से सुनते हैं, बिना टोके, बिना अपने फोन को देखे और फॉलो अप सवाल पूछते हैं, तो आप उन्हें एक खामोश लेकिन बहुत मजबूत संदेश देते हैं। आप महत्वपूर्ण हैं, आपकी बातें मेरे लिए मायने रखती हैं। ये सम्मान की सबसे ऊंची भावना है जो आप किसी को दे सकते हैं। बिल्कुल। और जो इंसान आपको महत्वपूर्ण महसूस कराता है, आप उसे पसंद करने लगते हैं। ये एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। इसी से जुड़ी दो और छोटी लेकिन कमाल की आदतें हैं, मुस्कुराना और लोगों का नाम याद रखना। हाँ। सोर्स कहता है कि किसी व्यक्ति के लिए उसकी भाषा में सबसे मीठा और महत्वपूर्ण शब्द उसका अपना नाम होता है। बिल्कुल। जब आप किसी का नाम लेकर उसे पुकारते हैं तो उसके दिमाग में एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है कि आप उसे एक व्यक्ति के तौर पे देख रहे हैं। जी, आप उसे भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि एक व्यक्ति के तौर पर पहचान दे रहे होते हैं। और मुस्कान, वो तो एक यूनिवर्सल भाषा है। ये बिना कुछ कहे बताती है, मैं आपसे मिलकर खुश हूँ, मैं एक दोस्त हूँ। और दिलचस्प बात यह है कि यह फोन पर बात करते हुए भी महसूस हो जाती है। आपकी आवाज का टोन बदल जाता है। ये छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बहुत बड़ा फर्क पैदा करती हैं। बहुत बड़ा। और इस भाग का आखिरी सिद्धांत भी इसी से जुड़ा है, हमेशा दूसरे व्यक्ति की रुचियों के बारे में बात करें। पर यहाँ एक सवाल उठता है, मान लीजिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रही हैं जिसके और आपके शौक बिल्कुल अलग है। आपको क्रिकेट पसंद नहीं और उन्हें किताबों में कोई दिलचस्पी नहीं। ऐसी स्थिति में यह सिद्धांत कैसे काम करेगा? यह एक बेहतरीन सवाल है। यहाँ आपका लक्ष्य एक्सपर्ट बनना नहीं है, बल्कि एक जिज्ञासु इंसान बनना है। जिज्ञासु? हाँ। अगर उन्हें गार्डनिंग पसंद है और आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो आप सवाल पूछ सकते हैं, आप कौन से पौधे उगाते हैं? इसमें सबसे मुश्किल क्या होता है? आपको सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से मिलती है? अच्छा। जब आप सीखने की नीयत से सवाल पूछते हैं तो लोग खुशी खुशी अपनी दुनिया आपके लिए खोल देते हैं। मतलब आपने उनकी रुचि के बारे में बात करके उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराया। और शायद इस प्रक्रिया में आपने कुछ नया सीख भी लिया। तो अब तक हमने समझा कि लोगों से व्यवहार कैसे करें और उन्हें अपना दोस्त कैसे बनाएं। जी। लेकिन अब बातचीत और भी दिलचस्प मोड़ पर आती है। मान लीजिए आप किसी से असहमत हैं, आपकी राय बिल्कुल अलग है, तो बिना बहस किए, बिना रिश्ते खराब किए अपनी बात कैसे मनवाएं? यहाँ पहला नियम ही चौंकाने वाला है। आप एक बहस कभी नहीं जीत सकते। इसका मतलब बहुत गहरा है। मान लीजिए आपने तथ्यों और तर्कों से सामने वाले को गलत साबित कर भी दिया, तो क्या हुआ? बहस तो जीत ली। हाँ, बहस जीत ली, लेकिन उस इंसान का सम्मान और उसकी दोस्ती हार गए। आपने उसे गलत साबित करके उसके अहंकार को चोट पहुंचाई है और वो मन ही मन आपसे नाराज हो जाएगा। तो बहस से बचना ही बेहतर है। बिल्कुल। बहस से बचने का सबसे अच्छा तरीका है उसे शुरू ही ना करना। तुम गलत हो, ये 3 शब्द किसी भी बातचीत को खत्म करने की ताकत रखते हैं। लेकिन अगर कोई साफ साफ गलत जानकारी दे रहा हो जो नुकसानदेह हो सकती है, तो क्या तब भी चुप रहना सही है? नहीं, चुप रहना एकमात्र विकल्प नहीं है। आप शुरुआत ऐसे कर सकते हैं, देखिए मैं इस बारे में कुछ और सोच रहा था, हो सकता है मैं गलत हूं, पर क्या हम इस दूसरे नजरिए पर भी गौर कर सकते हैं? ये तरीका सामने वाले को डिफेंसिव नहीं बनाता। बिल्कुल। आप उसके विचारों पर हमला नहीं कर रहे, बल्कि एक नया विकल्प पेश कर रहे हैं। और अगर गलती अपनी हो तो सिद्धांत कहता है, अपनी गलती जल्दी, साफ साफ और जोर शोर से मान लो। जैसे ही आप कहते हैं, हाँ ये पूरी तरह से मेरी गलती है, सामने वाले का गुस्सा हवा हो जाता है। उसके पास लड़ने के लिए कुछ बचता ही नहीं। कुछ भी नहीं। ये तो टकराव टालने की बात हुई, पर अपनी बात पर किसी को सहमत कराने के लिए एक और दिलचस्प तकनीक बताई गई है। हाँ। बातचीत की शुरुआत उन बातों से करें
जिन पर आप दोनों सहमत हों, सामने वाले से लगातार हाँ कहलवाएं। ये कैसे काम करता है? ये एक मनोवैज्ञानिक रणनीति है जिसे सोक्राटिक मेथड भी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति बार बार हाँ कहता है तो एक सकारात्मक मनोवैज्ञानिक गति बन जाती है। उसका दिमाग स्वीकार करने के मोड में आ जाता है। और फिर न कहना मुश्किल हो जाता है? बहुत मुश्किल। ये एक सहयोगी माहौल बनाता है, टकराव का नहीं। आप एक ही टीम में हैं जो एक समाधान ढूंढ रही है। आप एक दूसरे के खिलाफ नहीं हैं। और शायद सबसे शक्तिशाली और सबसे मुश्किल तरकीब है, सामने वाले को ये महसूस होने दें कि ये विचार उसी का है। हाँ, ये तो प्रभाव की कला का शिखर है। इसे असल जिंदगी में कैसे किया जा सकता है? ये वाकई मुश्किल है और इसके लिए बहुत धैर्य और समझदारी चाहिए। देखिए, इंसान अपने खुद के विचारों के प्रति सबसे ज्यादा वफादार होता है। सही बात है। इसका तरीका है कि आप सीधे समाधान ना दें, बल्कि सही सवाल पूछें। जैसे? मान लीजिए आप एक टीम को एक नया सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने के लिए मनाना चाहते हैं। सीधे कहने के बजाय आप पूछ सकते हैं, हमारे मौजूदा काम में सबसे ज्यादा समय कहाँ बर्बाद होता है? क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे हम इस काम को ऑटोमेट कर सकें? आप उन्हें धीरे धीरे उसी समाधान की ओर ले जा रहे हैं। जी, जब उन्हें लगता है कि समाधान उन्होंने खुद खोजा है तो वो उसे लागू करने के लिए पूरी जान लगा देते हैं। अब अगर इन सभी सिद्धांतों को एक साथ जोड़ दें तो हम लीडरशिप की कला तक पहुंचते हैं। हाँ। एक अच्छा लीडर कैसे बने? किसी की गलती बतानी हो तो कैसे बताएं कि उसे बुरा भी ना लगे और वो सुधर भी जाए? पहला तरीका है, शुरुआत हमेशा प्रशंसा और सच्ची सराहना से करें। जी, इसे अक्सर क्रिटिसिज्म सैंडविच भी कहते हैं। सैंडविच मतलब आप अपनी असल बात यानी सुधार के सुझाव को दो तारीफों की परतों के बीच रखते हैं। पहले तारीफ, फिर सुधार का सुझाव और अंत में फिर से कोई सकारात्मक बात या प्रोत्साहन। लेकिन इसमें खतरा है। बिल्कुल, अगर आपकी तारीफ सच्ची नहीं लगी तो ये तरीका उल्टा पड़ सकता है। इसलिए तारीफ का विशिष्ट होना बहुत जरूरी है। साथ ही गलतियों की ओर सीधे उंगली उठाने के बजाय अप्रत्यक्ष रूप से संकेत देना ज्यादा असरदार होता है। और एक और कमाल का तरीका बताया गया है, कोई सुझाव देने से पहले अपनी गलतियों के बारे में बात करें। ये लीडरशिप के पारंपरिक विचार से कितना अलग है, जहां लीडर को हमेशा परफेक्ट दिखना होता है। सामने वाले के बराबर आ जाता है। ये एक सलाह लगती है, आदेश नहीं। जी, ये सामने वाले के अहंकार को सुरक्षित रखता है और उसे दिखाता है कि गलतियां करना सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। और आदेश देने की जगह सवाल पूछना। हाँ बिल्कुल, ये काम करो की जगह पूछें, क्या आपको लगता है कि इस काम को इस तरह से करना बेहतर होगा? ये सामने वाले को सोचने और प्रक्रिया का हिस्सा बनने का मौका देता है। और आखिर में सोर्स कहता है कि लोगों के स्वाभिमान को बचाएं, छोटे से छोटे सुधार की भी दिल खोलकर प्रशंसा करें और उन्हें एक अच्छी प्रतिष्ठा दें जिसे वो कायम रखना चाहें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है लोगों के अंदर की क्षमता को देखना, उनकी मौजूदा कमियों को नहीं। अच्छा। जब आप किसी को कहते हैं, मैं जानता हूं कि तुम इस काम में बहुत अच्छे हो, तुम पर भरोसा किया जा सकता है, तो आप उसे एक अच्छी छवि दे रहे हैं। और अब वो इंसान उस छवि को बनाए रखने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, ज्यादा मेहनत करेगा। ये एक ग्रोथ माइंडसेट बनाने जैसा है। आप डर नहीं, उम्मीद देते हैं। आप बताते हैं कि गलती सुधारना आसान है। एक सच्चा लीडर लोगों में वो क्षमता जगाता है जो उन्हें खुद भी नहीं पता होती कि उनके अंदर है। तो इन सभी बातों का निचोड़ क्या है? हमने इंसानी मनोविज्ञान की गहरी यात्रा की है। आलोचना से बचने और सच्ची तारीफ करने से लेकर एक अच्छा श्रोता बनने तक और सहानुभूति के साथ नेतृत्व करने तक। इन सभी सिद्धांतों में एक ही सुनहरा धागा है, अपना ध्यान खुद से हटाकर दूसरे व्यक्ति पर केंद्रित करना। खुद से हटाकर दूसरे पर। हाँ। ये समझना कि दुनिया को वो किस नजर से देखते हैं, उनकी जरूरतें क्या हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं। ये सिर्फ तकनीक नहीं है, ये दूसरों में एक सच्ची और गहरी दिलचस्पी लेने का नजरिया है। जैसा कि सोर्स के अंत में कहा गया है, लोग भूल जाएंगे कि आपने क्या कहा था, लोग ये भी भूल जाएंगे कि आपने क्या किया था, लेकिन वे ये कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। बिल्कुल। एक पल रुककर ये बातचीत खत्म करने से पहले एक सवाल मन में आता है। जी। अगर इन सभी सिद्धांतों में से सिर्फ एक को चुनकर अगले एक हफ्ते तक पूरी ईमानदारी से अभ्यास करना हो तो वो कौन सा सिद्धांत होगा? और जरा सोचिए, उस एक सिद्धांत का आपकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते पर क्या और कैसा असर पड़ेगा। सोचने वाली बात है।